हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग ने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आजकल वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और उसमें हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एज यू नो, जो लोग रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रही थी बेसिकली। तो फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करते हैं उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और उससे भी ज़्यादा एक चीज़ क्लियर होती है कि आपने जो पढ़ा है क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। एक होता है कि आप सिर्फ बुकिश, जिसको कहते हैं ना, किताबी ज्ञान ले लेते हो, बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। वो वाली चीज़ है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा तोड़ मोड़ के भी पूछे जाएँ तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो फ़ायदा नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, की जाती है, और टीचर्स बार बार स्ट्रेस देते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ठीक है, कर्ड यानी खट्टी चीज़, सोर सब्सटेंसेस यानी खट्टी चीज़, और कर्ड यानी दही। इन दोनों को ब्रास या कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? ठीक है, अब आपको भी ध्यान होगा पुराने टाइम में, अब तो पता नहीं कईयों के घर में होता है कि नहीं, पहले तो कॉपर के वेसल्स, तांबे के बर्तन इस तरह से ना घर में होते थे, तांबे के, पीतल के। ठीक है, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो अचार बनाते थे घर में, खट्टा होता है ना, कांच के बर्तन में हमेशा, कांच की जो बॉटल जो है, पूरा अचार बनाने के बाद कांच का ही एक वो जार या बॉटल होती थी, उसमें डालते थे। कभी भी आपने देखा होगा स्टील में, प्लास्टिक में, ऐसे में कभी नहीं रखते, है ना। हाँ, अनटिल और अनलेस वो आपको अचार बड़ी जल्दी ख़त्म कर देना है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए अगर रखने को कहा जाए तो इस तरह के बर्तन में नहीं रखे जाते थे। उसका कारण क्या है आपको पता है? जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, और कर्ड में भी एसिड प्रेजेंट होता है ना, लैक्टिक एसिड, तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट, हम ये पढ़ते हैं ना। तो खट्टी चीज़ें हैं, उसमें एसिड है, तो एसिड आपको पता है रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, देखो, जैसे आपका जिंक है, मेटल ही है जिंक, है ना, प्लस HCl ले लो, H2SO4 ले लो, जो भी, बट हम ऐसा मान के चलते हैं इन जनरल, चलो हमने HCl ले लिया, क्या बना देगा ये? ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक, तो एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रही है, दूसरी बात ये है, जब भी कोई खट्टी चीज़ें अगर आपके ब्रास, कॉपर, इस तरह के बर्तन में रखे जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होती है, और भी पॉइजनस प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं। वो आप उसके बाद जो भी चीज़ उसमें रखी है अगर खाओगे, वो आपको नुकसान ही करेगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करेगा, हो सकता है, और बॉडी में कई तरह की रिएक्शंस भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। सो इसीलिए ये कहा जाता है कि जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, चाहे वो अचार है, ठीक है, या चटनी घर में बनाई जाती है वो, ठीक, दही हो गई, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सब आप कांच के बर्तन में रखो, लेकिन ये ब्रास, कॉपर इसमें मत रखो। इनफैक्ट लोग जो आजकल एल्युमिनियम का या स्टील का आता है ना, उसमें भी नहीं रखते हैं। बेस्ट प्रेफर करते हैं कि कांच के बर्तन में रखो, उसमें आपका सेफ रहती है चीज़ें, आप उसको खा सकते हो। ठीक, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल कंपाउंड है किसी मेटल का यानी कंपाउंड है जिसको कि ए नाम से हम कह रहे हैं, वो क्या हो रहा है उसका? रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होता है? कभी देखा, वो बुलबुले से उठ रहे होते हैं, कोई गैस निकलती है तो उसके आपने ये एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, या हो सकता है बहुत से लोग ऐसा हैं कि डायग्राम में या कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं, कई बार लैब में किसी को करते देखा, या फिर ऐसा है कि कोई वीडियो ही देखी हो आपने जहाँ पे ये एफरवेसेंस बुलबुले जैसे उठते हैं। ठीक, वो आपकी कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही थी उस टाइम, उस केस में होता है। द गैस इवॉल्व, जो गैस इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन में, एक्सटिंग्विशेज अ बर्निंग कैंडल। एक्सटिंग्विशेज का मतलब हो सकता है, सपोज करो किसी की इंग्लिश वीक है, नहीं पता, लेकिन ये तो सबको पता है ना, सब जगह आजकल बिल्डिंग्स में क्या लगा होता है? फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने वाला। तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? आग बुझाना एक तरह से। एक्सटिंग्विशेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेज अ बर्निंग कैंडल। कोई कैंडल जल रही थी, जो गैस निकली उसकी वजह से वो बर्निंग कैंडल बंद हो गई, ठीक है, बुझ गई। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस रिएक्शन के लिए आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है। कब? हिंट दे दिया कि एक प्रोडक्ट है आपका कैल्शियम क्लोराइड, तो पहले तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकला आना चाहिए। उसके बाद हमें रिएक्टेंट एक पता है, एक प्रोडक्ट पता है, और ये पता है कि प्रोडक्ट में कोई ऐसी गैस निकली है
जो कि कैंडल अगर आपकी जल रही है तो बंद हो जाती है। चलो, बर्निंग कैंडल जल रही है, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी चीज़ें कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि कोई कैंडल सपोज करो जल रही है, उसके ऊपर से हम कांच का कोई जार रख देते हैं, बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वो कैंडल बुझ जाएगी। थोड़ी देर बाद मतलब काफ़ी जल्दी ही। क्यों? कभी भी जो कैंडल जलती है, आग लगती है, किस गैस की प्रेजेंस में होती है ये मैं बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस आपकी है, सपोर्टर है, उसकी प्रेजेंस में ही आग लगेगी, वरना जो आग जल रही है, ठीक है, चाहे आपकी कैंडल जल रही है चाहे कुछ भी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, अब उसका अपोजिट क्या है? अपोजिट अगर मैं देखूं एक तरह से, जिसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं। ठीक है, CO2 ही वो गैस है जो एक तरह से कभी कभार माना जाता है, इस रिगार्डिंग माना जाता है कि अपोजिट ऑफ काइंड ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैंडल जलती है और बुझेगी कब? CO2 की प्रेजेंस में। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी आपको पता हो CO2 का रोल है। तो वो जो आपने एक जार रखा था बर्निंग कैंडल के ऊपर, वो कैंडल आखिर क्यों बुझ जाती है? उसका कारण ये है कि थोड़ी देर तक तो जलती रही, उसके बाद उस पूरे जार के अंदर ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, जो उसके फ्यूम्स निकल रहे हैं, कार्बन, कहीं ना कहीं आपका कार्बन की डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप जला रहे हो वैक्स है, कहीं ना कहीं उसमें कार्बन पार्टिकल तो है ही। CO2 गैस जैसे ही बनेगी और जैसे ही वहाँ इकट्ठी होती जाएगी, वो उस कैंडल को बुझा देगी। CO2 गैस याद रखना किस काम के, किस यूज में आती है? आग को बुझाने के काम में। तो हमें पता लग गया दो प्रोडक्ट्स, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम का कोई प्रोडक्ट होगा जिसकी वजह से, जो जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एफरवेसेंस निकलती है। एफरवेसेंस किसकी वजह से थी? CO2 गैस की वजह से। तो हम सपोज करो हमें कंपाउंड नहीं पता, इन केस प्लस HCl, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया CaCl2 प्लस CO2, और हमें नहीं पता कि कुछ और है भी या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कैल्शियम दिख रहा है और CO2 दिख रहा है, Cl तो यहाँ से आया होगा, हाइड्रोजन है इधर, तो जाहिर सी बात है कुछ और बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। इस तरह की रिएक्शंस में वाटर ही बनता है, H2 गैस नहीं निकलती है। और कैल्शियम और CO2 है तो कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल का कंपाउंड है ये, A कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड बनाया, CO2 गैस निकली और वाटर। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम दोनों साइड एक है, यस। CO2 ऐसा निकल गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन बच गई, है ना। एक, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अकेला एक कार्बन है, हाँ एक कार्बन है, ऑक्सीजन अलग अलग कर लिया। मैंने शॉर्ट में CO2 कर लिया और एक ऑक्सीजन पेंडिंग काउंट कर ली, तो एक ऑक्सीजन, अच्छा Cl एक है, यहाँ 2 है। ठीक है, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया और CO2 पूरा हो गया है। अब H2O में, यानी कि इस साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 ऑक्सीजन पेंडिंग थी। अब ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका वो सब्सटेंस था, वो कंपाउंड था जो कि HCl के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्ट करके एक आपका प्रोडक्ट बना रहे। जैसे सपोज कर रहे हैं मैं H2SO4 ले लेती, तब क्या हो जाता? तब यहाँ आपका कैल्शियम सल्फेट बन जाता। ठीक है, तो आपका सॉल्ट चेंज हो जाता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है प्लस वाटर, यही वो आपकी गैस है जिसकी वजह से कैंडल बुझ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन में ही हिंट दिया होगा, रिएक्शन लिखने का तरीका अगर किसी को आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आइडिया लग जाएगा कब हाइड्रोजन गैस हो सकती है, कब CO2, कब O2, SO2। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइट। इसीलिए मैं आपको हर तरह की मतलब रिएक्शंस लिखवाने की कोशिश करती हूँ कि आपके, जिसको कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कहीं से भी रिएक्शन पूछ ली जाएगी तो आप कर पाओगे। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solution while solution of compounds like alcohol, glucose do not show acidic nature। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि इससे रिलेटेड थोड़ा देखो, HCl, HNO3 एसिड्स, ये जितने भी एसिड्स हैं ये एसिडिक बिहेवियर अपना शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस वर्ड का मतलब क्या होता है? वाटर, वाटर के रिगार्डिंग होता है कि जो आपका सॉल्यूशन वाटर में बना है उसके लिए कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन जब होगा इन एसिड्स का मतलब आपने एसिड को पानी में डिजोल्व कर रखा है। ठीक है, बेशक दोनों लिक्विड हैं बट आपने एसिड जो है डिजोल्व कर रखा है पानी में, तो उस टाइम पे वो अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं। लेकिन अगर आप
अल्कोहल, ग्लूकोज, इस तरह के कंपाउंड्स लो, इनका पानी में सॉल्यूशन बनाओ, एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, तो वो एसिडिक नेचर नहीं शो करते। क्यों? देखो एक रिएक्शन लिखती हूँ मैं, HCl एसिड है ना, प्लस वाटर। इस केस में ये क्या करते हैं, H+Cl नेगेटिव, ये डिसोशिएट ही एक्चुअली पानी की प्रेजेंस में होते हैं। उसके बाद ये जो H+ है ये रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और बनाता है H3O+। ये है आपका हाइड्रोनियम आयन। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो कोई भी एसिड आप जो लोगे वो अगर डिसोशिएट होगा, इसको कहते हैं डिसोशिएट होना, डिसोशिएट, डिसोसिएशन, वर्ड मतलब डिसोसिएशन है, प्रोसेस डिसोसिएशन है। हम क्या कहेंगे, एसिड आपका HCl या HNO3 जो लिया है ओनली वाटर की प्रेजेंस में ही डिसोशिएट होता है टू गिव आयंस। ठीक है, आपको किसी के लिए भी लिखना है अगर आप तो इन जनरल कह सकते हो एसिड लाइक HCl HNO3 दे डिसोशिएट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली टू गिव रेस्पेक्टिव आयंस। रेस्पेक्टिव आयंस मतलब जो भी आयंस आएंगे, जैसे H+ Cl नेगेटिव H2SO4 में अलग आ जाएगा, है ना, SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रिक एसिड में अलग आ जाएगा, तो उस रिगार्डिंग। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो H+ आपका निकलता है वो कंबाइन कर जाता है वाटर के साथ और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हमारा जो एसिडिक नेचर किसी एसिड का होता है वो H+ हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली इन जनरल हाइड्रोनियम आयन का मतलब भी यही होता है कि H+ निकलना। ठीक है, हम यही मानते हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे हाइड्रोनियम आयन और H+ ऑलमोस्ट सेम चीज़ मान ली जाती है कि इसकी वजह से आपका एसिडिक नेचर है। क्यों? क्योंकि कोई भी एसिड अगर आपका एसिडिक नेचर शो कर रहा होगा पानी की प्रेजेंस में ही करेगा, है ना। H+ आयंस, चलो हम कहते हैं कि H+ आयंस जो देगा वो एसिड है, नो डाउट, बट वो H+ आयंस कंबाइन करके वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बना ही देते हैं। तो हम दोनों के केस में कह सकते हैं, अगर आप कहीं ये स्टेटमेंट पढ़ो एन एसिड विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन, दोनों ही आपकी स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि वो एसिड की तरह बिहेव करेगा अगर कोई सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन देता है। करेक्ट। चलो, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 और C2H5OH अल्कोहल। दोनों में H है, लेकिन वो H इस तरह से है कि आपका यहाँ पे देखो पूछा गया था वाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक दिस एंड दिस डू नॉट शो एसिडिक नेचर। ये डिसोशिएट ही नहीं होते हैं। आप इनका सॉल्यूशन चाहे पानी में भी बना लोगे ना, ये डिसोशिएट नहीं होंगे। जो आपके सब्सटेंस डिसोशिएट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके लिए एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट। आगे आके आपने ये टॉपिक भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट वर्ड होता है, वर्ड लिख देती हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट। और जो नहीं डिसोशिएट होते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी अभी हमने पढ़ा, ये देखो यहाँ लिखा ही हुआ है, किया हुआ है ना। एक्वस सॉल्यूशन किसी भी एसिड का इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है किसी सॉल्यूशन में से, जब या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आयंस हो, है ना। तो आपने देखा पानी का सॉल्यूशन किसी एसिड का, बेस का, यहाँ एसिड का पूछा होता है, उसी के बारे में बात करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आप देख रहे हो क्या दे रहा है, आयंस। अब आयंस अगर सॉल्यूशन में आ गए तो जाहिर सी बात है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, आपने वो रिएक्शन वो किया था ना, एक एक्सपेरिमेंट कॉर्क के ऊपर 2 नेल्स लगा के, राइट। तो वो इसी तरह का था कि आपका जो सॉल्यूशन आपने लिया, अगर वहाँ पे आप एसिड का सॉल्यूशन ले लेते थे तो आपने जो सेटअप बनाया हुआ, सर्किट बनाया हुआ है, उसमें जो एमीटर है ना, एमीटर या एमीटर नहीं लिया, मीटर तो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, बल्ब लगाया हुआ था, वो बल्ब ग्लो कर जाता था। वो क्या था एक्चुअली, वो यही चीज़ थी कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो बल्ब जलेगा। ठीक है, सो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपका एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, क्योंकि आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ओके, अगला, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बट नॉट वाटर टू एसिड। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप देखो, आपको जो एसिड आप लिखते हो ना, डाइल्यूट HCl, वो आपकी एक्चुअली मार्केट में जो बॉटल आती है वो डाइल्यूट की नहीं आती, वो कंसनट्रेटेड की आती है। ठीक है, जो केमिकल्स हम मार्केट से खरीदते हैं उसमें कंसनट्रेटेड एसिड की बॉटल्स आती हैं, केमिकल की बॉटल्स। तो पानी मिला हुआ डाइल्यूट एसिड की कोई बॉटल नहीं आती है। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, जो भी आप पढ़ते हो ना, डाइल्यूट इस तरह से कोई बॉटल नहीं आती है, वो आप लैब में खुद से डाइल्यूट करते हो।
तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, कोई चीज़ गाढ़ी थी उसको पतला करना। बिल्कुल अगर आम भाषा में समझाना चाहूँ, कोई चीज़ गाढ़ी थी, जैसे जैसे सपोज करो सब्जी आप दाल बना रहे हो, ठीक है, पानी कम पड़ गया, उसकी तरी जो है ना बहुत गाढ़ी हो गई, तो तरी वाली सब्जी तो नहीं कहलाएगी, ग्रेवी नहीं कहलाएगी। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा गर्म पानी उसमें फिर से ऐड कर देते हो कि थोड़ा सा पतला हो जाए वो, ठीक है, चाहे दाल है चाहे सब्जी है कुछ भी है, एनीथिंग। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आपका कंसनट्रेटेड एसिड था, आप उसको डाइल्यूट करना चाह रहे हो। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि उसमें आपने जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ाना है, ठीक है, सॉल्वेंट बढ़ेगा। जो आप डाइल्यूट करते हो ना जब किसी एसिड को, उसमें एसिड आपका सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट आपका हो गया वाटर, ठीक है। तो वाटर जब आपका सॉल्वेंट जब ज़्यादा होगा तभी हम कहते हैं ना वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो वाटर ज़्यादा यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा और एसिड कम, उसे आप कहोगे कि वो डाइल्यूटेड एसिड है। तो उसके लिए कह रहा है ये कि जब एसिड को डाइल्यूट करना हो तो ये कहा जाता है, रिकमेंडेड मतलब कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को आपको पानी में ऐड करना है, पानी को एसिड में नहीं करना। मतलब आपने नीचे एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में आपका ऑलरेडी एक तरह से नीचे 2 बीकर्स लिए, दो मान लो, 2 अलग अलग बीकर्स लिए। एक बीकर में नीचे पानी लिया, ऊपर से एसिड डालना है, और दूसरा बीकर ऐसा है इन केस अगर आप नीचे एसिड ले लेते हो और ऊपर से पानी डालते हो तो क्या होगा। देखो आपको पता है एसिड और वाटर की जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात आप समझ पा रहे होगे कि काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपने एसिड और वाटर को जब भी आप मिलाना चाहोगे एनर्जी तो रिलीज होनी ही होनी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ही। लेकिन अगर नीचे आपका बीकर में जिसमें आप ऐड कर रहे हो पानी ज़्यादा हो और एसिड आप थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हो ऊपर से, तो क्या होगा, हर बार जो एनर्जी रिलीज होगी थोड़े कम अमाउंट में होगी ना, और जो रिलीज होगी उसको नीचे पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा, नीचे आपने एसिड ज़्यादा ले रखा है, ऊपर से पानी, क्योंकि जो चीज़ आप ऊपर से डाल रहे हो जाहिर सी बात है वो कम अमाउंट में है, ठीक है। नीचे आप ऐसा तो है नहीं कि बीकर में आपने 1 ड्रॉप या 1 मिलीलीटर ले रखा है, कुछ तो ज़्यादा होगा, और ऊपर से जो आप डाल रहे हो थोड़ा तो ज़्यादा कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही पड़ेगा, इस तरह से पड़ेगा। तो इन केस सपोज करो आपने नीचे एसिड ले रखा है और ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, पानी जब आप डाल रहे हो वो थोड़ा ही डलेगा। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अचानक से हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो छिट्टे पड़ सकते हैं बाहर। तो जो इंसान वो काम कर रहा है उसके ऊपर बाहर छिट्टे आ सकते हैं, जल सकते हो आप एसिड से। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस बीकर में या टेस्ट ट्यूब में ये आप काम कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है कि टेस्ट ट्यूब फट जाती है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ है लैब में। वो अलग बात है, मैंने एसिड और ये चीज़ एक्ट नहीं किया था, बट हाँ कोई और रिएक्शन में कर रही थी। वो रिएक्शन करते करते सपोज करो कई बार हम लैब में काम करते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कोई नई रिएक्शन है, हमें पता भी नहीं है कि हाँ ये ऐसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो लोग केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं वो बहुत रिस्क के साथ काम करते हैं। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उसमें हुआ क्या कि कोई रिएक्शन थी नई, मुझे भी नहीं ध्यान अब तो काफ़ी टाइम हो गया। तो 2 बार हुआ मेरे साथ ऐसा। एक बार शायद स्कूल टाइम में हुआ था, यस एक बार स्कूल टाइम में हुआ था, तब तो ज़्यादा पता नहीं था, बट एक बार ही, ऐसा कई बार हो रखा है, अब तो आदत हो गई है, ठीक है। क्योंकि आप नया कुछ जब आप वो कर रहे होते हो टेस्टिंग एंड ऑल, तो उसमें कुछ ना कुछ कई बार हो जाता है। तो कभी भी मैं आपको जो बताना चाह रही थी वो एक्चुअली ये था कि कभी भी आप अगर कोई ऐसी रिएक्शन करते हो जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें बहुत बार चांसेस ये होते हैं कि आप जिस टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो टेस्ट ट्यूब अपने आप फट जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आप रिएक्शन या कुछ भी करो, लैब वालों जो भी लैब में काम करते हैं उनको कहा जाता है अपने आप से थोड़ा दूर रह के करो, सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करते हुए करो, ठीक है। तो इसीलिए रीज़न इसका क्या हो गया अब कि आप बताओगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू ऐड एसिड इनटू द वाटर। क्यों? क्योंकि आपका नीचे अगर पानी ज़्यादा होगा देन इट विल एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एंड इट विल नॉट कॉज बर्न, ठीक है। ये आप बता सकते हो, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नीचे अगर पानी का अमाउंट ज़्यादा है, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, पानी का बेसिक नेचर क्या है, शांत ठंडा, है ना। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो पानी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो वो एक तरह से एक्सप्लोसिव रिएक्शन काइंड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि अचानक से नीचे एसिड ज़्यादा है, पानी डाला, वो छिट्टा उसका बाहर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी देखा है आपने ऐसे, जब हम खाना बना रहे होते हैं पकते टाइम भी बहुत बार उसके छिट्टे बाहर आ रहे होते हैं ना, अपने आप आ रहे होते हैं। इसी तरह से वो एसिड के भी छिट्टे, वो तो थोड़े बहुत आ रहे होते हैं, सब्जी वाले, एसिड वाले तो अच्छे खासे आ जाएंगे और उससे जल भी सकते हैं।
सो आपको आई होप लास्ट वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि हमें इसको क्वेश्चन के साथ साथ याद भी रखो, जो लोग लैब में काम करने वाले हैं या आगे आने वाले टाइम में, है ना, हमेशा याद रखना एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालना है, ठीक है। नॉर्मली जब आप डाइल्यूट करते हो किसी चीज़ को तो यही करते हो, वैसे जो मेन कंपाउंड लिया जो भी था पानी में, उसमें आप हर चीज़ में पानी ऐड कर देते हो डाइल्यूट करने के लिए, बट एसिड के केस में उल्टा होता है, स्पेशली HNO3 मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के केस में। वैसे तो HCl में भी करना चाहिए, हर एसिड में ही किया जाता है, क्योंकि आपका एसिड स्ट्रांग है या वीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड डू दिस, राइट। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे। आगे चलें। ओके, 3 मोर क्वेश्चंस क्या हैं, देखो देखो इनमें ना कुछ कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा बार बार ऐसा कि एक ही तरह का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग, मतलब वापस हिंदी में बोल देते हैं वरना कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आप हिंदी में नहीं पढ़ाते। ओके, एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करा रही हूँ, बट क्वेश्चन ही एक ही क्वेश्चन अगर अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है वो भी साथ के साथ बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, उन्हें आंसर पता होता है, इसी वजह से क्या होता है एक ही क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के किसी और तरह से पूछा होता है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का कलर कब चेंज होगा, एसिड है हो या बेस हो। यहाँ ड्राई HCl गैस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ऐसे ना सोचना कि HCl आपका सिर्फ वो लिक्विड वाला ही होता है, ऐसा नहीं है, HCl गैस भी होती है, ठीक है। एंड बट वो ड्राई है यहाँ पे। अभी आपने जस्ट इसके पहले क्या क्वेश्चन किया कि HCl वाटर की प्रेजेंस में ही डिसोशिएट होता है और H+ आयन देता है, और H+ आयन के कारण हम उसे क्या कहते हैं, एसिड है, और उसी के कारण लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राई HCl गैस बोल रहे हैं, मतलब वाटर कंटेंट है ही नहीं। अगर वाटर कंटेंट नहीं है, वो HCl गैस कंप्लीटली ड्राई है, पानी नहीं है, तो H+ या Cl नेगेटिव में डिसोशिएट भी नहीं होगा। डिसोशिएट नहीं होगा यानी वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो नेचुरली लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताती हूँ एक चीज़, इसी जो आपका ये जो लिटमस पेपर है ना, यहाँ पे यहाँ जो ड्राई लिटमस पेपर वर्ड बोला हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसमें भी कहीं पानी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ड्राई है। अगर उस लिटमस पेपर को मैं पानी में डिप कर दूं, मॉइस्ट हो जाएगा, हल्का सा पानी उस पर डाल दूं, मतलब ऐसा भी नहीं कि पानी में डिप कर दो कि पेपर ही खराब हो जाए, थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल दिया, मॉइस्ट हो गया, कुछ अमाउंट तो पानी का आ ही गया ना। अब जहाँ आपकी ड्राई जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ड्राई HCl गैस जहाँ इवॉल्व हो रही है, अगर उस टाइम पे आप वो मॉइस्ट वाला लिटमस पेपर वहाँ आगे उस बीकर के ऊपर या जो भी आप कंटेनर है जिसके ऊपर काम कर रहे हो उस पर लेके जाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पानी इंक्लूड हो गया, नीचे से HCl गैस निकल रही है और जो आपका लिटमस पेपर है उसमें पानी है, दोनों मिलकर H+ आयन देंगे और लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो देख के कहीं कलर चेंज हो रहा है, कहीं इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों को केमिस्ट्री इसीलिए इंटरेस्टिंग लगती है। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने कहा कि मैम मुझे तो केमिस्ट्री इसलिए पसंद आती है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नया सा होता रहता है। तो किसी के लिए वो रिएक्शन होना, कलर चेंज होना, बुलबुले उठना, कुछ मतलब यही चीज़ बहुत कहना चाहिए कि एडवेंचर या फैसिनेटिंग होती है। बहुत से बच्चे इस चक्कर में केमिस्ट्री पढ़ जाते हैं, या कईयों की थ्योरी नहीं अच्छी होती लेकिन प्रैक्टिकल अच्छा होता है। प्रैक्टिकल करना अच्छा होता है मतलब कि वो लैब में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लैब में अच्छे से प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्योंकि वहाँ उनका इंटरेस्ट रहता है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज़ इवॉल्व हो रही है, कलर कैसे चेंज हो रहा है। और कलर चेंज भी ऐसा कि सपोज करो एक ही रिएक्शन आप कर रहे हो, उसमें 2-3 चीज़ आप डालते जाओगे तो अलग अलग कलर भी आता है, बहुत बार ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। तो वो थोड़ी हायर लेवल की बात है, इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत सी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे केमिस्ट्री में आगे अपना अगर हो सके करियर बनाओगे तो आपको पता लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या बताया था मैंने अभी, H3O पॉजिटिव। इसका आंसर लिख दूं क्या, ड्राई HCl गैस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर HCl विच नॉट HCl विल नॉट डिसोशिएट टू गिव H+ आयंस, ठीक। अगर किसी को चाहिए होगा तो उनकी हेल्प हो जाएगी, है ना। हाँ, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की कैसे इफेक्टेड होगी, मतलब कैसे चेंज होगी, यहाँ फॉर्मूला भी देखो दिया हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब आपने कोई एसिड लिया, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर दिया तो हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन इसकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी, मतलब कि बढ़ेगी या घटेगी। डाइल्यूट कर रहे हो उसका मतलब क्या है,
पानी डाल रहे हो, मतलब कहने का मतलब है कि पानी का कंटेंट ज़्यादा कर रहे हो, सॉल्यूट कम हो रहा है। सॉल्यूट कम हो रहा है मतलब जो भी HCl, सपोज HCl यूज़ कर रहे हो आप, एसिड यूज़ कर रहे हो, एसिड कम हुआ ना, सॉल्यूट कम हुआ, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस उनकी कंसनट्रेशन भी घट जाएगी। क्यों? जिस बीकर में आपने एसिड लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, ठीक है, आपने सिर्फ उसमें पानी बढ़ाया है, एसिड तो नहीं बढ़ाया ना, तो उतने से वॉल्यूम में आपका जो एसिड का अमाउंट है वो घट गया। एसिड का अमाउंट घटा मतलब H+ आयंस घटे या हाइड्रोनियम आयंस घट गए, तो ये ऑब्वियस सी बात है, घट जाना मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, डिक्रीज। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस कभी भी जब आपका डाइल्यूशन होगा। ठीक है, एसिड को जब आप डाइल्यूट करोगे तो। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड क्या आयन क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी OH आयंस। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इफेक्टेड, यानी कि चेंज होगी व्हेन एक्सेस बेस। एक्सेस बेस मतलब कि और ज़्यादा बेस है ना, ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बेस आप डिजोल्व करोगे इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब देखो NaOH का आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH का आपने वाटर में सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन में एक तो ये होता है कि आप सॉल्यूशन ऐसा बनाते हो कि क्लियर सॉल्यूशन बन जाए, ज़्यादा बेस नहीं लिया, थोड़ा बेस थोड़ा पानी, ठीक है। बट एक सॉल्यूशन ऐसा है जहाँ पे इसने ये कह दिया व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड, वो सॉल्यूशन जिसमें NaOH पानी जितना था उसी में आपने और ज़्यादा बेस डाल दिया, और ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, उसके बाद उसे घोलने की कोशिश की, कुछ अमाउंट घुल जाएगा, हो सकता है कुछ अमाउंट नहीं घुलेगा। तो वैसे तो आपका ओवरऑल ऐसा है कि पानी का कंटेंट अगर होगा, ठीक है, पानी कम है कहने का मतलब है, या जो आप सेम बीकर में जिसमें काम कर रहे हो उसमें आपने पानी और बेस जितना भी था, बाद में आपने ऊपर से क्या ऐड किया, सिर्फ एक चीज़, क्या है वो, बेस। तो बेस अगर ऐड किया तो जितने OH आयंस उसमें पहले थे उससे अब ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना बेस ऐड किया है वो भी OH आयंस देंगे। सो हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और वो जो आपका सॉल्यूशन है कैसा हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक। क्यों ज़्यादा बेसिक? क्योंकि बेस ऐड हो रहा है, NaOH ऐड हो रहा है। इसी क्वेश्चन में pH के रिगार्डिंग भी पूछ सकते थे, है ना। क्वेश्चंस को देखो, पूछने का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पूछने का तरीका चेंज होता है। अलग अलग लाइव एग्जाम्पल, मतलब डे टू डे लाइफ की जो आपके एग्जाम्पल हैं उसको लेके कई बार पूछ लिया जाता है, या सेम क्वेश्चन यहाँ कंसंट्रेशन की फॉर्म में पूछा है, हो सकता है pH के फॉर्म में पूछ लेते, pH की वैल्यूज़ को लेके पूछ लेते। तो इसी तरह से क्वेश्चंस के फॉर्म सिर्फ चेंज होती हैं, उससे ज़्यादा और कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6 क्वेश्चंस किए हैं ना। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और मैं आपको हर एरिया के, हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के कवर अप करवाऊंगी। आप बस ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पुरानी वीडियोस रेगुलरली पढ़ते रहो। ठीक है, उसको पढ़ो, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सो बस मैं इतना ही कहती हूँ आपको, रेगुलरली मेहनत करते रहो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। और कल को हो सकता है आप लोग भी ऐसे ही कभी टीचर बनो, मेरी तरह आप लोग भी पढ़ाओगे कुछ आप स्टूडेंट्स को, है ना। तो आप लोगों को भी कोई ना कोई सर या मैम कहेगा। तो अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो हर कोई नहीं, ठीक है। सो इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखना सब लोग अपना, पढ़ाई करते रहना, टाइम मत वेस्ट करना, यूटिलाइज योर टाइम। जिंदगी भी जियो और पढ़ाई भी करते रहो, दोनों काम करो, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। लाइफ है तो उसको कहते हैं ना, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, उसको बिंदास जियो, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ। आप स्टूडेंट हो तो आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना, कंपटीशन की तैयारी करना, ठीक है। और 9th 10th 11th 12th 4 साल बहुत क्रूशियल होते हैं, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही एक काम होता है जो उस टाइम स्टूडेंट्स को कहा जाता है, बेटा अच्छे से पढ़ लो। ये 4 साल लग जाए, अगर निकल गए तो लाइफ बन जाएगी। हाँ, वो अलग बात है, ज़रूरी नहीं कि उसके बाद आगे लाइफ बन जाए, बट येस, मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाती है, वेस्ट नहीं जाती। इस वजह से मेहनत करते रहो, एंड बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।